नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधन जो आपके बीएसटेट मेंस यानी बिहार स्पेशल टीचर एग्जाम के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने खनिज संसाधन पढ़े थे अपने जीएस फाउंडेशन सीरीज में, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी वीडियोस देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि हमारे भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं जो हमारे आने वाली परीक्षा में हमसे प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक स्रोत जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी वो प्राइमरी सोर्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे पृथ्वी का प्राइमरी सोर्स क्या है दोस्तों? हमारा सूर्य। हमें किससे मिलता है? सन से एनर्जी मिलती है ना। तो जो हमारी धरती का प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य ऊर्जा संसाधन है किसका? धरती का। और ये जो ऊर्जा या एनर्जी होती है इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि खाना पकाने, परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन में क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख प्रयोग होता है। और एक बात याद रखिए, किसी भी देश में ऊर्जा संसाधन का विकास उस देश की औद्योगिक विकास का सूचक होता है। यानी कि जिस देश में ऊर्जा संसाधन जितना ज्यादा विकसित होंगे, यानी जिस देश में जितने ज्यादा सोर्स होंगे किसके? एनर्जी के, उस देश का उद्योग भी क्या होगा? बहुत ज्यादा विकसित होगा, है ना। तो जैसे कि हमारे देश में कोयला का उत्पादन होता है, कोयला भी क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। तो हमारे देश में जो एनर्जी, जो बिजली का उत्पादन होता है, यानी कुल ऊर्जा खपत जिससे होती है, वह कौन है जानते हैं? कोयला है। यानी कोयले से आज भी 55% ऊर्जा खपत होता है, यानी 55% भारत में कुल ऊर्जा खपत अभी भी कोयले से होता है। तो कोयला क्या है? कोयला भी एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन है ना। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब हम जानेंगे कि ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम समझ चुके, धरती का जो मेन सोर्स क्या है? सूरज है। तो सूरज एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसी तरह आइए देखते हैं ऊर्जा संसाधन के अन्य कौन से प्रकार हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ये सोर्स के आधार पर, दूसरा अवेलेबिलिटी या उपलब्धता के आधार पर। यानी स्रोत के आधार पर ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब यहाँ ये समझते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे सोर्स या स्रोत होते हैं जिसका उपयोग मनुष्य क्या है? पारंपरिक तौर पर आरंभ काल से ही करता चला आ रहा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये सब क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स है। जैसे हमारे दादा परदादा क्या करते थे? ऊर्जा के लिए कोयले का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो अब क्या हुआ? स्रोत के आधार पे हमने जाना पारंपरिक ऊर्जा। तो आइए अब समझते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। इसका सीधा सा मतलब है जो पारंपरिक रूप से ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा था, ऊर्जा संसाधन का प्रयोग किया जा रहा था, गैर पारंपरिक में उस पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर कोयले की जगह सोलर एनर्जी। अब क्या है? अब बहुत तेजी से सोलर एनर्जी से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। छतों पर, रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के प्रमुख उदाहरण, है ना। अब आइए समझते हैं उपलब्धता के आधार पर। तो दोस्तों उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी के आधार पर ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो आइए समझते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। जो ऊर्जा का स्रोत खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, जो ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म ना हो, है ना। तो इसी को क्या कहा जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि आपका सोलर पैनल, सूर्य से आप चाहे जितना एनर्जी लेंगे, क्या सूर्य कभी खत्म हो जाएगा? फिलहाल तो कभी नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो जो सोलर एनर्जी है वो क्या है? ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। यह प्रश्न आपसे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत रिपीट होता है। तो याद रखिएगा जो सौर ऊर्जा होगा वो क्या होगा? आपका नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी, है ना।
जबकि गैर नवीकरणीय सीधी सी बात है, जो आसानी से खत्म हो जाए, यानी जिसका लिमिट है, यानी एक समय के बाद ये ऊर्जा के सोर्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला, जैसे कि कोयला, है ना। तो कोयला को आप बहुत ज्यादा, कोयले की जो खदानें हैं झारखंड में और भी उड़ीसा में, तो अगर हम इसकी खपत इसी तरीके से करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। धरती का यह जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका बहुत तेजी से दोहन हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको गैर नवीकरणीय या पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए सतत विकास में नवीकरणीय ऊर्जा को भी प्राथमिकता दिया गया है। सतत का मतलब ही होता है जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे, है ना। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसी में हम नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय को भी समझ लेंगे। तो दोस्तों, इस स्लाइड से आपके आने वाली परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन हमने बताया क्या होता है, जिसका पारंपरिक रूप से क्या हो रहा है, प्रयोग होता आ रहा है। तो इसमें प्रमुख क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत भी क्या है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। इसे भी परंपरागत रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन में क्या है, आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है और आपको दे दे जल विद्युत, याद रखिए जितने भी गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन हैं, ये तो नवीकरणीय ऊर्जा है ही है। ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही है। साथ ही साथ जो आपका जल विद्युत है ना, यह भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है आपका, यह भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस दे देगा, साथ में दे देगा प्राकृतिक गैस, और पूछेगा इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। नेचुरल गैस कहाँ होता है, ये चट्टानों में पाई जाती है, तो इसकी भी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा वैसे तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो अपने आप में ये बहुत कम है, और यदि इसका यूज हम करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, बट ये क्या है, रिन्यूएबल नहीं है, यानी ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। एक लिमिट है इसकी, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, आपको लगता होगा, लेकिन हम यहाँ पर मेहनत बहुत कर रहे हैं और आपके लिए फ्री कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आपका जो बीएसटेट मेंस का एग्जाम हो, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो और आप इधर उधर ना भटके, सीधे आप हिंदी विद आरके मैम चैनल को फॉलो करते रहिए। आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा पाठ्यक्रम मुफ्त में हम तैयार करवा देंगे, और आप देखिएगा कि आपके आने वाली परीक्षा में आप कितने अच्छे से जीएस कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लैंग्वेज का भी सेशन चालू करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम जानेंगे भारत में स्थापित महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्र। यहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, यानी कि आगे आने वाली स्लाइड भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे की स्लाइड को। ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट्स। दोस्तों ये स्लाइड आपकी परीक्षा के लिए मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में मिलेंगे, या तो फिर मिलान के रूप मिलेंगे। जैसे कि ए और बी दे दिया जाएगा, ठीक है, ए में 4, बी में 4, और इन दोनों को आपस में देखा जाएगा कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सही जोड़े के साथ हैं या नहीं। जैसे कि कोरबा ताप परियोजना, ये कहां पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा ताप परियोजना कहां है, छत्तीसगढ़ में। तो ये इधर कोरबा लिख दिया और बी साइड में क्या लिख देगा, छत्तीसगढ़, है ना। तो आपको सही से मिलाना है, ठीक है। तो सिंगरौली ताप संयंत्र कहां है, सिंगरौली ताप संयंत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है, लेकिन सिंगरौली वाला जो ताप संयंत्र है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1977 में की गई थी। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि एमपी में भी है। हाँ, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे ही बना है सिंगरौली ताप संयंत्र, यानी कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा सा संयंत्र है। तो कुछ भाग आपके उत्तर प्रदेश में है, जबकि
कुछ भाग आपका मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सिंगरौली ताप संयंत्र है, जबकि विंध्याचल ताप संयंत्र जो है आपका वो एमपी में है, जो इसी का भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है तलचर ताप संयंत्र। तलचर या तालचर ये कहां पर है आपका उड़ीसा में। तालचर कहां पर है, उड़ीसा में। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स है। बड़ौनी या बरौनी ताप संयंत्र कहां है, बिहार। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मिले उसको बिल्कुल रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो जो बरौनी ताप संयंत्र है वो कहां पर है आपका, बिहार में है। ठीक है, ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र भी देख लेते हैं। चरंका सोलर पार्क। चरंका सोलर पार्क यह कहां है आपका, गुजरात में, जिसका निर्माण 2012 में किया गया था। चरंका सोलर पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कामुथी सौर ऊर्जा संयंत्र यह कहां है, तमिलनाडु में। डेट नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट स्थान आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि चरंका सोलर पार्क कहां है, गुजरात में। कामुथी सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। रीवा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम सोलर सिटी कौन सा है, यानी प्रथम सौर सिटी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा वह है आपका मध्य प्रदेश का सांची। सांची, जहां पर सांची का स्तूप है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश का सांची शहर है, इसे भारत का पहला सौर सिटी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रीवा सोलर प्लांट भी यहीं पर स्थित है, यह भी बहुत बड़ा सोलर प्लांट है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर स्टार लगा लीजिएगा, भड़ला सोलर पार्क राजस्थान। भड़ला सोलर पार्क राजस्थान, यह भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है। विश्व के स्थान पर यदि अमेरिका को छोड़कर देखा जाए तो दूसरा, जबकि भड़ला सोलर पार्क भारत का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क है, याद रखिएगा। इसे 4 वर्ष लगे हैं कंप्लीट होने में, 2015 से 2018 तक। तो याद रखिएगा भड़ला सोलर पार्क, मेरे साथ रिपीट करिएगा, भड़ला सोलर पार्क कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे भी हमें क्या, एनर्जी का, इससे भी हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। तो तारापुर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है आपका, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में। कुडनकुलम कहां पर है, तमिलनाडु में। काकरापार गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश, कई बार रिपीट होता है, स्टार कर लीजिएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, बायोमास ऊर्जा। यह लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर आदि से प्राप्त जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। बायोमास ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे, जो बायोमास होता है, जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, लकड़ी हो, घास फूस हो, फसल के अपशिष्ट हो, इन सभी से क्या होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है, यानी बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, यह पृथ्वी के अंदर की गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा है जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। जहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहां पर भूतापीय ऊर्जा का पाया जाना बहुत स्वाभाविक होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी। यह जल को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा तोड़कर हाइड्रोजन प्राप्त करके ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। ओशियन एनर्जी या समुद्री ऊर्जा, ज्वार भाटा, तरंगों और समुद्र के ताप से प्राप्त ऊर्जा को ओशन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यहाँ समुद्री ऊर्जा में बिजली का उत्पादन ज्वार भाटा, तरंगों और समुद्र के ताप से होता है। ठीक है, एथेनॉल और बायोडीजल, ये जैविक सोर्सों से प्राप्त वैकल्पिक ईंधन है जिनका प्रयोग पारंपरिक डीजल पेट्रोल के रूप में होता है। यानी एथेनॉल से बायोडीजल बनाया जाता है जिससे हम डीजल पेट्रोल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, एथेनॉल और बायोडीजल। याद रखिएगा ये जैविक सोर्स है, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है हमारे पर्यावरण को। ठीक है, छठा क्या है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यह भी क्या है, भविष्य की ऊर्जा तकनीक मानी जाती है। इसमें हाइड्रोजन जैसे तत्वों को मिलाकर विशाल ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन
जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे साइंस में। अभी के लिए आप याद रखिएगा, जो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपके भविष्य की ऊर्जा तकनीक मानी जाती है, जिसमें हाइड्रोजन जैसे तत्वों को मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।